गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। हालांकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस चैप्टर को रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं ऑलवेज आपको कहूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक्स को रीड करें। बट इस लेक्चर में हम प्रयास करेंगे कि उन तमाम इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको एक बार हम गो थ्रू करें। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में जानना होगा। कैपिटलिज्म का मतलब होता है फैक्ट्रीज, लैंड, इंडस्ट्रीज सब कुछ प्राइवेट ओनर्स के पास होना। प्रॉफिट भी ओनर का ही होता है और साथ ही साथ लॉस भी ओनर का होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण होता है। इसी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट यूरोप में जो एक विचारधारा जो है उस जन्म होता है, उसका नाम जो है सोशलिज्म यानी समाजवाद है। अब देखते हैं कि सोशलिज्म क्या होता है। सोशलिज्म का सिंपल मीनिंग है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब आर्थिक समानता होता है। ये जो है कलेक्टिव ओनरशिप की बात करता है। इकोनॉमिक इक्वालिटी के साथ साथ वर्कर की राइट्स की बात करता है। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवाद यानी सोशलिज्म में हम प्राइवेट ओनरशिप से ज़्यादा कलेक्टिव ओनरशिप को समर्थन यानी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका मानना ये होता है कि वर्कर जो है वो पूरा दिन काम करता है तो उसका जो बेनिफिट, उसका जो फ़ायदा है वो भी उसे मिलना चाहिए। सोशलिज्म कहता है नो एक्सप्लॉयटेशन, नो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी। इस सिस्टम का फोकस होता है कलेक्टिव वेलफेयर, नॉट इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हम समझेंगे क्या होता है लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स। अब यूरोप में लोग चेंज को कैसे देखते थे, इसको समझने के लिए 3 ग्रुप्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले लिबरल्स। लिबरल्स जो है वो सारे धर्मों को टॉलरेट करते थे और उनका मेन विरोध जो है वो डायनेस्टिक रूलर्स के प्रति यानी मोनार्की के प्रति होता था। एंड वो चेंज को चाहते थे, बस धीरे धीरे चेंज को जो है वो लाना चाह रहे थे। और इनका और डेमोक्रेट्स का जो डिफरेंस ये होता था कि डेमोक्रेट जो है वो यूनिवर्सल जो सफरगेट मूवमेंट से उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन जो लिबरल्स है ये सबकी जो वोटिंग राइट्स है उसको समर्थन नहीं देते थे। स्पेशली वुमेन वोटिंग को ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव्स की, तो कंजर्वेटिव्स जो है वो स्टेटस क्वो यानी जैसा है वैसा ही रहने देना चाहते हैं। मतलब ये हुआ कि मोनार्की अगर है तो मोनार्की रहना चाहिए। तो समाज में बदलाव के खिलाफ जो लोग थे उनको हम कंजर्वेटिव्स कहेंगे। आगे चल के जब हम बात करते हैं रेडिकल्स की, तो रेडिकल्स का मतलब ये है कि जो लोग मेजॉरिटी बेस्ड गवर्नमेंट चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं लेकिन बहुत जल्दी। और इनकी अच्छी बात यह है कि ये वोमेन वोटिंग को समर्थन या सपोर्ट करते थे। द एज ऑफ सोशल चेंज इन यूरोप। 19th सेंचुरी यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, फैक्ट्रीज बनी, मशीन्स बनी, लोग विलेज से सिटीज़ में माइग्रेट करने लगे, सिटीज़ ग्रो हुई, नए नए शहर बने। लेकिन इसके साथ साथ स्लम्स भी ग्रो हुई। स्लम्स का मतलब जो शहरों की झोपड़ियाँ होती हैं वो भी बढ़ी। इस फेज़ को कहा गया है द एज ऑफ सोशल चेंज। इस टाइम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कुछ लोग बहुत अमीर हुए और कुछ बहुत गरीब। डिफरेंट आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म एक सिंगल आइडिया नहीं था। कुछ लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बिलीव करते थे, कुछ लोग रेवोल्यूशन में बिलीव करते थे, कुछ पीसफुल रिफॉर्म चाहते थे, कुछ वायलेंट रिवॉल्यूशन। इस डिफरेंस की वजह से डिफरेंट सोशलिस्ट थिंकर्स आए। जैसे आपने पढ़ा होगा बुक में रॉबर्ट ओवन के बारे में, जिसने यूनाइटेड स्टेट्स में कोऑपरेटिव खोला था, और कार्ल मार्क्स जिसने कि सोशलिज्म के विचारों में अपनी विचारधारा जोड़कर
कम्युनिस्ट विचार को जन्म दिया। रशियन सोसाइटी बिफोर 1917। अब हम यूरोप से रशिया की तरफ आते हैं। 1917 से पहले रशिया एक बैकवर्ड कंट्री थी। 85% पॉपुलेशन पीजेंट्स यानी किसान थी। लैंड नोबल्स और चर्च के पास थी। वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करते थे और कंडीशंस बहुत खराब थी। जार के पास एब्सोल्यूट पावर थी। जार का मतलब रशिया में राजा यानी किंग होता है। उस वक्त रशिया की जो राजा है यानी जार है, उसका नाम जार निकोलस II था। रशियन इकोनॉमी बिफोर 1917। रशियन इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड थी। टेक्नोलॉजी ओल्ड थी, प्रोडक्शन लो थी, इंडस्ट्री लिमिटेड थी और फॉरेन इन्वेस्टर्स का कंट्रोल था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक्सट्रीम लेवल पर थी और इसीलिए जब भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होता है तो कंट्री एक इंस्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है। रशियन रेवोल्यूशन बोल्शेविक्स वर्सेस मेंशेविक्स। रशियन सोशलिस्ट पार्टी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी, जो कि एक इलीगल पार्टी माना जाता था क्योंकि रशिया में जार निकोलस सेकंड ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज और यूनियंस में बैन लगा के रखा था। इसीलिए जो ये पार्टी था उसको इलीगल करार दिया गया था। इस पार्टी में भी आगे चलकर डिवीजन होती है। जो मेजॉरिटी डिवीजन है उसको हम बोल्शेविक्स नाम से जानते हैं और बोल्शेविक्स का जो लीडर है उसका नाम व्लादिमीर लेनिन हुआ करता था। और ये बोल्शेविक्स का मानना ये है कि पार्टी में मेंबर्स चाहे कम हो लेकिन वो सारे डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। लेकिन इसके ठीक उल्टा यानी अपोजिट मेंशेविक्स का विचार था। वो ग्रेजुअल चेंज चाहते थे और एक लार्ज पार्टी बनाना चाहते थे, लेकिन उनका जो है मानना ये था कि जो पार्टी है वो ओपन होना चाहिए, यानी कोई भी उसमें ज्वाइन कर सकता था। उसकी जो लीडरशिप है उसमें थे माल्टोव नाम का एक लीडर। द 1905 रेवोल्यूशन। 1905 में एक मेजर इंसिडेंट हुआ जिसको हम ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, पुअर वर्किंग कंडीशंस और अलग अलग तमाम प्रॉब्लम्स से जूझते हुए वर्किंग क्लास फादर गैवन के लीडरशिप में विंटर पैलेस के सामने पहुंचे ताकि वो प्रोटेस्ट कर सकें, लेकिन उनके ऊपर पुलिस और आर्मी ने फायरिंग कर दी जिससे सैकड़ों वर्कर्स की मौत वही हो गई। इस इंसिडेंट ने पूरे रशिया के जो अलग अलग प्रांत हैं वहाँ विद्रोह की जो चिंगारी है उसको आग दे दी थी। उसके बाद हर जगह स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट फैल गए। इफेक्ट्स ऑफ 1905 रेवोल्यूशन। 1905 की रेवोल्यूशन फेल हुआ, लेकिन जार को रिफॉर्म्स लाने पड़े। ड्यूमा बना, ट्रेड यूनियंस अलाउ हुए, लोग पॉलिटिकली अवेयर होने लगे, लेकिन अब भी जार जो है वो पॉलिटिकली सबसे पावरफुल था। द रशियन एम्पायर इन 1914। 1914 में रशिया एक लार्ज एम्पायर था, लेकिन इंटरनली बहुत कमज़ोर यानी वीक। एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट थी, इकोनॉमी वीक थी। एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग प्रॉब्लम्स के चलते दूर दराज के प्रांतों को शासन में रखना या एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल था। इकोनॉमी धीरे धीरे वीक हो रही थी। लोग ऑलरेडी जार से अनहैप्पी यानी नाखुश थे। रशिया एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर वन जो कि 1914 टू 1918 तक चला था, रशिया के लिए डिज़ास्टर साबित हुआ। रशिया के सोल्जर्स के पास फूड तक नहीं थे, वेपन्स नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ गई, हंगर बढ़ गया, लोग जार को ब्लेम करने लगे। ये जो इकोनॉमिक यानी आर्थिक मंदी आई थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, इसके लिए लोग जार को जिम्मेदार मानते थे। फरवरी रेवोल्यूशन 1917। फरवरी 1917 में पेट्रोग्राड
में स्ट्राइक्स स्टार्ट हुई। वुमेन ब्रेड के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। सोल्जर्स ने फायरिंग से मना कर दिया। फाइनली जार ने एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेट का मतलब होता है कि अपनी पावर छोड़ दिया। फरवरी रेवोल्यूशन 1917। फरवरी 1917 में पेट्रोग्राड में स्ट्राइक्स स्टार्ट हुई। वुमेन ब्रेड के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी और तमाम लोग प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सोल्जर्स भी इस बार वर्कर्स के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और पिछली बार ब्लडी संडे में जैसे कि हमें पता है कि सोल्जर्स जो है वो फायरिंग कर दिए थे, लेकिन इस बार सोल्जर्स ने फायरिंग करने से मना कर दिया। फाइनली जार ने एब्डिकेट कर दिया, यानी अपना पावर जो है वो जबरन छोड़ दिया। आफ्टर फरवरी रिवॉल्यूशन, फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट बना। साथ ही सोवियट्स भी एक्टिव थे। सोवियट्स यानी वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे रशिया के अलग अलग एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते थे। ये पॉलिटिकल यूनिट्स थी और इन्होंने मिलके प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लिया। इस सिचुएशन को कहा गया डुअल पावर, जहां सोल्जर्स और वर्कर्स दोनों मिलके गवर्नमेंट चला रहे थे। लेनिन एंड द बोल्शेविक्स। लेनिन जो कि एग्जाइल में थे 1917 में वापस आते हैं और इन्होंने स्लोगन दिया पीस, लैंड एंड ब्रेड। ये स्लोगन डायरेक्टली लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता था, तो इसके चलते बोल्शेविक्स पार्टी पूरे रशिया में पॉपुलर हो गई। द अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक्स ने पावर सीज कर ली, जो कि पावर प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास था। और इस अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी जब तक कि बोल्शेविक्स ने अटैक नहीं कर दिया था। विंटर पैलेस कैप्चर हुआ। रशिया दुनिया का पहला सोशलिस्ट स्टेट बना, क्योंकि अब पूरे रशिया में बोल्शेविक्स के कंट्रोल जो है और बोल्शेविक्स समर्थन में नारे गूंज रहे थे। द सिविल वॉर 1918 टू 1920। 1918 टू 1920 के बीच सिविल वॉर हुआ था रशिया में। उसमें जो प्रमुख जो लड़ाई थी वो रेड आर्मी वर्सेस वाइट आर्मी के बीच हुआ। फाइनली वहाँ रेड आर्मी की जीत होती है। यहाँ रेड आर्मी बोल्शेविक्स को रिप्रेजेंट करती थी, यानी सिविल वॉर में भी बोल्शेविक्स जीत गए थे। इसके बाद बोल्शेविक्स का जो पावर होल्ड है रशिया में वो और ज़्यादा मजबूत हुआ। और इसके बाद हमें पता है कि यूएसएसआर की फॉर्मेशन होती है। यूएसएसआर का मतलब था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अब 1922 में दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री, जिसको आज तक हम जो है लार्जेस्ट कंट्री के नाम से जानते हैं, यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है 1922 में। वन पार्टी सोशलिस्ट स्टेट था ये, और इस कंट्री की जो साइज़ है वो लगभग भारत से 7 गुना, यानी 7 टाइम्स दी साइज ऑफ इंडिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से इतनी बड़ी जो कंट्री है ना ये टूट जाता है आगे चल के 1991 में। जोसेफ स्टालिन एंड कलेक्टिवाइजेशन। लेनिन के बाद पावर अभी जोसेफ स्टालिन के पास आ चुका था, और जोसेफ स्टालिन की जो विचारधारा है वो लेनिन से कई मामलों में अलग था। स्टालिन जो है दोबारा से जो फार्म लैंड है उसको वापस लेना चाहते थे। इसके चलते पूरे रशिया में कई नई नई क्रांति हुई। उसमें से एक क्रांति कलेक्टिवाइजेशन भी है। स्टालिन ने कलेक्टिवेशन इंट्रोड्यूस की। प्राइवेट लैंड खत्म, कलेक्टिव फार्म्स बने, प्रोडक्शन बढ़ी, लेकिन रेजिस्टेंस भी हुआ। आगे चल के ये कलेक्टिवाइजेशन की जो आइडिया है ये बहुत अच्छा साबित नहीं होता है। इम्पैक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। सोशलिस्ट मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड स्ट्रांग हुए और पूरी दुनिया की इतिहास बदल गई। उसके बाद हमें पता है कि चाइना में भी
और आज नॉर्थ कोरिया जैसे कई देश हैं जो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में चलता है। इसी के साथ इस चैप्टर को वेरी शॉर्टली हमने सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए प्रयास किया कि ख़त्म करें, लेकिन बहुत कुछ इसमें है जो हम अभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं टॉपिक्स। एट लास्ट आई विल से हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट, इट्स अ गाइड टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड शेपिंग द फ्यूचर। लेट्स लर्न फ्रॉम इट। इसका मतलब ये होगा कि इतिहास जो है वो सिर्फ अतीत की बात नहीं है, वी कैन लर्न फ्रॉम इट, हम उससे सीख सकते हैं और फ्यूचर में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।